आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो एनिमल बिहेवियर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें 3-4 टॉपिक्स जो है वो मैंने आपको एक ही फाइल में इकट्ठे कर दिए हैं। इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रह गए थे। बायोलॉजिकल रिदम्स रह गया था, ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन, जिसके अंदर ओरिएंटेशन जो है ना वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने इनेट या आई गेस लर्निंग इनेट बिहेवियर में मैंने आपको काइनेसिस पढ़ाया था। तो वो सारी जितनी भी चीजें होती है ना वो ओरिएंटेशन ही होती है कि अगर सन उसका स्टिमुलस है और उसके अकॉर्डिंगली कोई चीज मूव करी है, उसको रिस्पॉन्स करी है, तो वो सारी चीजें ओरिएंटेशन में आती है। काइनेसिस की फर्दर भी हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी थी वो सारी ओरिएंटेशन है। ठीक है, लेकिन नेविगेशन में आपको आज इंशाल्लाह पढ़ा दूंगी। और उसके बाद हमारे पास एनिमल ट्रेनिंग रह गई थी। ये 3 टॉपिक्स हैं और फिर हम लोगों का जो एनिमल बिहेवियर का सारा सिलेबस है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक्स में हमने बायोलॉजिकल रिदम्स पढ़ने हैं जो कि 2 टाइप्स के होते हैं। और फिर फर्दर उसके बाद नेविगेशन और उसके बाद एनिमल ट्रेनिंग। और फिर आप लोगों का इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, बायोलॉजिकल क्लॉक सब क्या होते हैं? जैसे आप लोगों को कभी नोट किया हो, अगर इंसानों में हम ह्यूमन बींग्स जो है ना, हमारी वैसे तो 5 सेंसेस होती हैं, लेकिन अक्सर कभी आप लोगों को लगे कि आपकी 6 सेंस काम करती है, ऐसा कहते हैं ना हम कि हमारी 6 सेंस ऐसा कह रही है या ऐसा होने वाला है, या हमें लग रहा होता है ना कि जैसे कुछ बुरा हो जाएगा या कुछ अच्छा हो जाएगा या कहीं से कोई मदद मिल जाएगी। इस तरह की हमारी जो 6 सेंस है ना, वो हम खुद प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं चीजों को कि अच्छा ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनके अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि वो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं उन इवेंट्स को जो कि अभी हुए ही नहीं होते। ठीक है, वो पहले से ही अपने अंदर वो तैयारियां रखते हैं कि जिनके लिए उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ सकता है। उनको ऐसा लगता है कि ये इवेंट हो सकता है और इसके लिए उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ जाता है। ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। हम इसको साथ साथ पढ़ते जाते हैं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। Many animals and plants seem to be able to respond to environmental events before they even occur. For instance, many animals that are active during the day come out just before the sun rises. These organisms must have some internal awareness of time. This is often referred to as a biological clock. अब हम अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे पास तो पूरा क्लॉक दिया हुआ है ना, कि हम लोगों को उसकी टाइमिंग्स के लिहाज से पता चलता रहता है कि सनराइज कब है और सूरज तुलू कब होगा, गुरूब कब होगा, और दिन में कौन कौन सी टाइमिंग्स किस किस वक्त पे आ रही हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल्स जो हैं उनके पास वो वाले क्लॉक नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक क्लॉक फिट किए हुए हैं जिनके हिसाब से वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अच्छा इस टाइम डॉन है, इस टाइम डस्क है, इस टाइम सनराइज है। और जितनी भी चीजें उनको पूरे दिन में ऑब्जर्व करनी होती है ना, तो वो सारी चीजें बायोलॉजिकल क्लॉक्स के अकॉर्डिंग वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे जब हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिर्फ डे टाइम पे एक्टिव होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ नाइट टाइम पे एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बात तो उनका ये फैक्टर भी है कि उनको प्रीडेटर्स का भी खतरा होता है, फिर बहुत सारी और भी उनकी एक्टिविटीज हैं और फिर फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पे उनका सर्वाइवल जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज में। ठीक है, तो इसके लिए उनको जरूरी होता है कि अब देखें, अगर एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसको क्या जरूरी है कि उसका अगर प्रीडेटर का खतरा उसको दिन टाइम में ज्यादा है तो वो क्या करेगा, अपना नाइट टाइम में वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको लगता है कि उसको फूड ज्यादा अच्छी मिल सकती है नाइट टाइम में तो वो नाइट टाइम में एक्टिव रहेगा। तो इस इन चीजों के हिसाब से वो अपने अंदर के जो रिदम्स हैं उनको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, बायोलॉजिकल क्लॉक होता क्या है? इट इज एन internal endogenous timing system that continues without any external cue and controls the activities of plants and animals. अब ऐसा होता है कि अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम लोग कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं कुछ भी, तो हो सकता है कि वो हमारे कोई भी एक्सटर्नल क्यू हो, कोई बाहर से हमें कोई सिग्नल मिल रहा हो, उसकी बेस पे किसी स्टिमुलस की बेस पे हम रिस्पॉन्स करें। लेकिन एनिमल्स में उन्होंने जो बायोलॉजिकल क्लॉक क्लॉक का बताया, उसमें उन्होंने क्या बताया है कि ये एक इंटरनल उनके टाइमिंग सिस्टम है जिसके हिसाब से एनिमल्स को पता चल जाता है कि अच्छा अब ये वाला वक्त हो जाएगा, अब ये वाला वक्त हो जाएगा, या ये कुछ उन्होंने वो रखे होते हैं, साइंस रखे होते हैं कि अच्छा इस टाइम पे शायद प्रीडेटर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं तो इस टाइम पे उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारे सिस्टम्स होते हैं ना, ये उनके अंदर फिट है और इंटरनल सिस्टम है जो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के बगैर उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। अब इसका फायदा क्या होता है? पहला फायदा तो यह है कि एंटीसिपेट periodic environmental changes to maximize
फीडिंग टाइम, अवॉइड प्रीडेटर्स एंड अवॉइड कंपटीशन। ठीक है, वही बात कि उनकी फीडिंग टाइम को पहले तो वो मद्देनजर रखते हैं कि हमारी जो डाइट अच्छी, जो भी वो डाइट लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट डाइट्स हैं, वो उनको किस टाइम पे ज्यादा बेहतर मिल सकती है, तो वो उस टाइम के लिए खुद को एक्टिव रखने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, दूसरा वो क्या करते हैं, प्रीडेटर्स को अवॉइड करने के लिए ऑब्वियसली उनको अगर पता चलता है, क्योंकि उनके अंदर एक टाइमिंग सिस्टम फिक्स है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ साइंस रखे होते हैं। जैसे नेविगेशन जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने साइंस का ध्यान रखते हैं, चीजों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कभी जंगलों में जाएं तो हम मार्क्स बना लेते हैं ना, किसी दरख्त के ऊपर मार्क बना लिया ताकि हम रास्ता ना भूल जाएं, तो ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी चीजों के मार्क्स बना लेते हैं, और उन मार्क्स की बेस पे फिर वो अपने जितनी भी चीजें होती हैं उनको सेटलमेंट करते हैं उनकी। तो प्रीडेटर्स को वो अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि उनके जो इंटरनल टाइमिंग सिस्टम है, यानी कि उनके बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो है उनको हेल्प करते हैं कि वो इस टाइम पे अपने क्या एक्टिविटी करेंगे कि वो प्रीडेटर से बच जाएंगे। फिर वो कंपटीशन को भी अवॉइड करते हैं। ठीक हो गया। दूसरा वो क्या करते हैं कि वो इस बायोलॉजिकल क्लॉक्स के थ्रू वो जो एनवायरमेंटल की एक्सट्रीम्स होती हैं, जैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी है या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है जिसको ऑर्गेनिज्म कोप नहीं कर पाते, तो वो उस चीज के लिए ट्रिगर हो जाते हैं पहले ही। ठीक है, उनके जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो हैं, वो उनको ये बता देते हैं कि अच्छा अब की बार जो है वो ज्यादा सर्दी आ रही है, या उनको ऑब्वियसली उनको इस चीज की प्रिडिक्शन हो जाती है ना। तो फिर वो क्या करते हैं, अब अगर एक जगह पे वो उनको पता है कि वो अपने इंटरनल सिस्टम को टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो वो वहां से माइग्रेट कर जाते हैं फिर उस टाइम के लिए, जब तक के और वो टेम्परेचर जो है या फिर वो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो चेंज नहीं हो जाती। ठीक है, और फिर तीसरी बात, टाइम मेटिंग विद फिजियोलॉजिकल रेडीनेस और सिंक्रोनाइज मेटिंग टाइम्स। और ये जो मेटिंग टाइम्स होते हैं, मेल और फीमेल एक ही स्पीशी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेल या फीमेल हो, तो उनके जो मेटिंग टाइम्स होते हैं वो भी बायोलॉजिकल क्लॉक्स के थ्रू उनकी मेटिंग टाइम्स का भी ध्यान रखते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी रिप्रोडक्शन के लिए भी टेम्परेचर एक फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में तो ऐसा कोई वो चक्कर नहीं है ना, लेकिन ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको अपनी मेटिंग के लिए और अपने रिप्रोडक्शन के लिए उनको स्पेसिफिक फैक्टर से गुजरना पड़ता है, जिनमें एक टेम्परेचर भी है। तो फिर वो बायोलॉजिकल टाइम्स के अकॉर्डिंग अपने मेटिंग सिस्टम्स का ध्यान रखते हैं, ताकि उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो उसके हिसाब से हो जाए, कि जिस जिस टेम्परेचर पे वो रिप्रोडक्शन बेहतर तरीके से हो सकती है, वही टेम्परेचर उस टाइम पे हो तो वो मेटिंग करें, वरना वो नहीं करें। ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजिकल क्लॉक्स। अब आगे हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल रिदम्स, जो कि दो टाइप्स के, सिरकाडियन रिदम्स होते हैं और सिरकैनुअल रिदम्स होते हैं। सिरकाडियन का मतलब होता है डेली, 24 आवर्स के विद इन, और सिक एनुअल जो होते हैं वो पर ईयर के हिसाब से होते हैं। ठीक है, अच्छा, बिकॉज द फंक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल क्लॉक इज टू एंटिसिपेट एनवायरमेंटल चेंजेस, they tend to be set to environmental rhythms such as daily, tidal, and seasonal changes. As a result, the following are commonly observed periods for biological rhythms. अच्छा, अब वो ये बता रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल रिदम्स होते हैं उनका काम तो बेसिकली ये है ना कि उन्होंने एनवायरमेंटल चेंजेस का बताना है, कि एनवायरमेंटल चेंजेस जिस जिस तरह से हो रही हैं उस तरह उस हिसाब से उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को चेंज करना होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल रिदम्स में बहुत सारी चीजें आ सकती है, डेली बेसिस पे भी हो सकता है, टाइडल बेसिस पे भी और सीजनल बेसिस पे भी। ठीक है, और पर ईयर बेसिस पे भी हो सकता है। अच्छा, अब सर्काडियन जो है ना, इसमें फर्दर तीन चीजें आती हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को एक्टिव किस किस टाइम पे रख सकते हैं। Rotation of the earth about its axis causes a day night cycle. Sleeping, feeding, changes in body temperature, etc. usually exhibit daily cycles. There are three types of circadian rhythms: diurnal होते हैं, nocturnal और crepuscular या crepuscular भी आप इसको पढ़ सकते हो। डायर्नल जो होते हैं ना, आप लोगों ने अक्सर कभी ऑर्गेनिजम्स का अगर स्पेसिफिक उनको अलग से पढ़ा हो, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ के जब हम पढ़ते हैं किसी एक स्पीशी को, तो उन्होंने ये भी मेंशन किया होता है कि ये डायर्नल है या नॉक्टर्नल है। तो इसका क्या मतलब है कि जो नॉक्टर्नल होते हैं वो सिर्फ नाइट टाइम पे एक्टिव होते हैं, हर चीज के लिए, अपनी फीडिंग के लिए, अपने हैबिटेट के लिए, अपनी किसी भी चीज को तलाश करने के लिए भी वो नाइट टाइम पे एक्टिव होते हैं। और डायर्नल जो होते हैं वो सिर्फ डे टाइम में एक्टिव होते हैं और नाइट टाइम पे वो नहीं, वो देखे नहीं जाते। ठीक है,
और जो नॉक्टर्नल है वो दिन टाइम पे नहीं देखे जाते। और जो क्रीपस्कुलर हैं वो सिर्फ एक्टिव होते हैं डॉन और डस्क के टाइम पे। ये दो टाइम है उनके फिक्स, क्योंकि उनके अंदर के जो टाइमिंग साइकिल्स जो चल रहे हैं, जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स चल रहे हैं, वो उनको बता देते हैं कि अच्छा अब डस्क का टाइम है, अब डॉन का टाइम है, तो अब उनके एक्टिव होने का टाइम है। फिर जैसे ही वो टाइम खत्म होता है तो वो फौरन से पहले फिर से वापस चले जाते हैं, ठीक है, इनएक्टिव हो जाते हैं। ये थे हमारे पास सर्काडियन बायोलॉजिकल रिदम्स। फिर हमारे पास है सर्कैनुअल बायोलॉजिकल रिदम्स, जो कि ईयरली होते हैं, ईयरली एक्टिविटी होती है इनकी, ठीक है। इसके अंदर ना उन्होंने अर्थ का थोड़ी सी सरफेस का बताया हुआ है कि अर्थ जो है वो क्योंकि मूव करती है, वैसे तो अर्थ अगर अपने ही एक्सिस पे मूव करे तो उसको हम कह देते हैं कि वो पूरे एक साल में अपना वो कंप्लीट करती है साइकिल, ठीक है। और जो सन है उसकी अर्थ जब सन के गिर्द एक पूरा लगा लेती है तो उसका मतलब होता है कि वो एक दिन पूरा हो गया ना, ठीक है। अच्छा, the earth axis is on a slight tilt causing a yearly cycle of seasonal changes. Countries experience summer when their hemisphere is tilted towards the sun. ठीक है, अब देखें अगर मैं एक बॉल लूं और मैं उसको हाथ में, अपने ही हाथ में घुमाऊं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, तो वो जितनी देर में पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगी, तो आप यूं समझ लें कि अर्थ जो है वो अपना पूरा एक सर्कल एक पूरे साल में कंप्लीट करती है। तो अगर वो सर्कल बिल्कुल स्लो मूव करेगा ना, अगर स्लो मूव करते 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 वो जोन से कंट्रीज हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर होते हैं वो सन के जो बिल्कुल सामने आ जाते हैं ना, तो उनमें गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। It's not warmer because they are any closer to sun, but because the days are longer. In winter, the days are shorter and the sun doesn't rise as high, staying closer to the horizon. अब वो दो चीजें बता रहे हैं ना कि जो टॉप्स होते हैं ना, जो पोलर्स होते हैं, पोलर्स होते हैं हमारे अर्थ के जो पोल रीजन्स होते हैं, टॉप्स होते हैं, टॉप और बिल्कुल बॉटम, ठीक है। वो जो एरियाज हैं, जो हॉरिजॉन हैं, जिनको हम पोलर रीजन्स भी कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा सख्त सर्दी पड़ती है, वहां पे क्या होता है, विंटर्स ज्यादा होते हैं इसलिए दिन छोटे होते हैं। और जहाँ पे वार्म सीजन ज्यादा होता है वहां पे दिन लंबे हो जाते हैं। द लोअर एंगल ऑफ सन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स मींस दैट इनकमिंग रेज ऑफ सोलर रेडिएशन इज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग एरिया ऑफ अर्थ surface, so the light received is more indirect and of lower intensity. Lower intensity light is less able to heat the ground. Circannual rhythms are often associated with migratory behaviors, hibernation and dormancy. अच्छा, अब इसको अगर आसान लफ्जों में हम सिरकैनुअल को समझें तो हम ये यूं कहेंगे कि देखें हमारी अर्थ है, ठीक है, उसके पास पोलर रीजन्स भी हैं, उसके पास बिल्कुल मिड लाइन भी है, बिल्कुल दरमियान की जो लाइन है ना वो भी है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब वो अपने ही एक्सिस पे मूव करती है ना, तो देखें अगर मैं एक बॉल को घुमा रही हूँ और उसका ऊपर और नीचे वाला एक ही डायरेक्शन में अगर मैं उसको घुमा रही हूँ, तो उसको ऊपर नीचे वाले जो एरियाज हैं वो तो नहीं आएंगे ना दरमियान में, वो तो दरमियान में आ ही नहीं सकते क्योंकि वो तो पोल्स हैं, ठीक है। तो उन पोल्स में एक चीज जो कॉमन है वो क्या हुई कि उनकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही। अगर उनकी डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन पे सनलाइट उस इंटेंसिटी से नहीं पड़ेगी जिस इंटेंसिटी से सनलाइट बिल्कुल मिड लाइन पे पड़ रही है, ठीक है, अर्थ की बिल्कुल मिड लाइन पे। तो क्या होगा, वो ये बता रहे हैं कि अब जब अर्थ अपनी एक्सिस पे मूव करती है तो ऑब्वियसली जब वो मूव करती है कंट्रीज की पोजीशंस चेंज होती हैं विद इन अर्थ, ठीक है, सन के ओरिएंटेशन से। तो उस हिसाब से हर कंट्री का वेदर भी चेंज हो रहा है, तो उस वेदर के अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बिहेव करते हैं, ठीक है। वेदर के अकॉर्डिंगली क्यों करते हैं, क्योंकि जब वेदर कंडीशंस चेंज होती है ना, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिनका मैंने आप लोगों को बताया था कि वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो कर पाते हैं ना कि उनका इंटरनल कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बाहर का कोई भी टेम्परेचर होगा तो उनका इनर टेम्परेचर जो है वो 37 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एंडोथर्म्स होते हैं और उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बाहर की टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इसका मतलब उनको सर्वाइवल के लिए माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है। जब माइग्रेशन होती है तो इसका मतलब अगर एक जगह के टेम्परेचर को वो कोप नहीं कर पा रहे थे तो वो उस जगह से उठ के किसी ऐसी जगह पे चले गए जहां का टेम्परेचर उनके लिए फिजिबल था रहने के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसा भी करते हैं कि अगर वो माइग्रेट नहीं कर पा रहे तो वो क्या करेंगे, अगर शदीद वाली सर्दी पड़ी है तो वो हाइबरनेट हो जाएंगे, ठीक है, वो जमीन के अंदर अपना कोई वो बना लेंगे और उसके अंदर हाइबरनेट हो जाएंगे ताकि
बाहर का जो टेम्परेचर है वो उनको इफेक्ट नहीं कर सके और बाहर के टेम्परेचर की वजह से उनके अंदर के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन ना हो। ठीक हो गया। तो ये था सिर्फ एनुअल रिदम्स, यानी कि ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं ये ऑर्गेनिजम्स को बताते हैं, उनको उनके इंटरनल सिस्टम के अंदर एक टाइमिंग फिक्स कर देते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी एक्टिविटीज जो है वो चेंज कर लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उस टेम्परेचर के जिसके अकॉर्डिंगली वो जिसको मे बी वो कोप नहीं कर पा रहे। ठीक है। अच्छा, biological rhythms in animals. If the biological rhythm is controlled by the biological clock, it will continue even in the absence of the exogenous stimulus. इसका क्या मतलब हुआ? अगर ह्यूमन बींग्स हैं, उनको अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है, जैसे अगर सर्दियां होती है ना तो हम जैकेट्स पहन लेते हैं, हम ज्यादा गर्मी के पास रहते हैं, ठीक है, शिवरिंग होने लग जाती है और हमारे अंदर हीट की प्रोडक्शन होती है। ये थी हमारी एक्सटर्नल स्टिमुलस था एक, कि बाहर की दुनिया में अगर सर्दी ज्यादा होगी तो हम लोगों ने अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमने एडेप्टेशन कर ली। ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स लगे हुए हैं वो इवन के बाहर के किसी स्टिमुलस के बगैर भी काम करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सर्दी बिल्कुल आन टपकी है और तब उन ऑर्गेनिजम्स को पता चल रहा है कि अच्छा अब हम लोगों ने माइग्रेट करना है, तो उस टाइम पे तो वो माइग्रेशन भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी ना, क्योंकि वो तो टेम्परेचर ही इस तरह का है कि वो उसको कोप नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या होगा, जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं वो उनको इस चीज के लिए पहले ही वार्न कर देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं कि वो पहले से ही अपनी माइग्रेशन कर लें, ताकि वहां पे जब बहुत ज्यादा शदीद टेम्परेचर जो है वो लो हो जाए तो उसके लिए उनको मुश्किल नहीं हो। ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल रिदम्स जो है उनका एक पॉइंट ये है कि बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो है वो काम करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस. The behavior is not a direct response to an environmental factor but is controlled endogenously. Internal timing जो है वो कंट्रोल करिए, बाहर की कोई चीज उसको environmental factors जो है वो कंट्रोल नहीं करे. By an internal timing mechanism that is ultimately genetic in origin, it allows the organism to anticipate the environmental change and respond beforehand. टाइम से पहले ही उसको वो ट्रिगर कर देते हैं कि अब यू हैव टू माइग्रेट, या आपको इस चीज को चेंज करने की, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने की जरूरत है, तो आप इसको फटाफट करें ताकि जो मुश्किल पेश आएगी वो फिर पहले नहीं आ जाए। ठीक है। However, some responses are controlled purely by exogenous factors. In this case, the response always follows the environmental change. और लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो वाकई वो environmental factors जो है उनके accordingly, या बाहर के कोई चीज, कोई स्टिमुलस होता है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी इंटरनल जो है वो चेंजेस करते हैं सारी। ठीक है। ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल रिदम्स। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है एनिमल नेविगेशन. अच्छा, अब एनिमल नेविगेशन क्या होती है? जैसे हम ह्यूमन बींग्स है ना, तो हम लोगों ने अगर कोई किसी जगह पे जाना और हमें वहां का रास्ता नहीं पता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने साथ मैप्स रख लेंगे या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको रख लेंगे जिनसे हमें, जैसे कंपास वगैरह होता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, वो रास्ते मापना शुरू कर देंगे, या उन रास्तों का हमें पता चलना शुरू हो जाएगा ना कि इस रास्ते से हम जाएंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक्स थे बिल्कुल उसी तरह उनके अंदर, एनिमल्स के अंदर नेविगेशन की एक एबिलिटी होती है कि वो अपने रास्ते खुद ढूंढ लेते हैं विदाउट एनी मैप्स और इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। जैसे अगर बर्ड्स हैं और उन्होंने माइग्रेट करना है तो बर्ड्स को इंटरनली उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने रास्ते फाइंड कर लेंगे। ये क्या होता है, अगर एक बर्ड है वो माइग्रेट कर रहा है, किसी वजह से माइग्रेट कर रहा है ना, अगर वो वेदर कंडीशंस की वजह से माइग्रेट कर रहा है, तो अगर वो जिस जगह पे था, अगर वहां पे बहुत ज्यादा स्वेम वेदर कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर है, ठीक है, तो अब बर्ड जो है और जब फ्लाइट करके जाएंगे तो उनको तो नहीं अगर हम ये देखें, अगर हम ये सोचे कि हम कहें कि बर्ड्स को तो नहीं पता कि वो जहां भी उड़ के जा रहे हैं वहां भी वेदर कंडीशन उनके अकॉर्डिंगली होगा या नहीं होगा। ठीक है। लेकिन एनिमल नेविगेशन जो होती है वो वही चीज है कि एनिमल्स जो है उनके अंदर ये एबिलिटी अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि वो अपने जो रास्ते होते हैं, अपने जो वेज होते हैं, वो उनको खुद एक्यूरेटली फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, पहली बात ये थी। अब यहाँ पे एक पिक्चर है, उसको हम देख के थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं कि ये किस तरह से नेविगेशन किस तरह से होती है। अब नेविगेशन के लिए ना उनको एक मार्क है। ठीक है। नेविगेशन के लिए जरूरी होता है कि उनको पता होना चाहिए चीजों का कि अच्छा यहाँ पे ये चीज पड़ी हुई है तो इसके अकॉर्डिंगली वो होगा। जैसे हमने बिहेवियर्स में ये पढ़ा था, आई थिंक मैंने आपको मंकीज की या चिंपैंजीज की एग्जांपल दी थी कि वो एक चीज को स्टिमुलस बना के उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमारे पास आंट है तो ये एक नेस्ट है, ठीक है। इसके अराउंड ये देखें यहाँ पे इन्होंने जो भी चीजें रखी हुई हैं वो उस ये जो आंट है अब इस चीज को एक स्टिमुलस बना के उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। अब अगर इसने एक नेस्ट के अंदर आना है तो ये क्या करेगी, इसको पहले पता चल गया कि ये जो इर्द गिर्द ये बना हुआ है ना सर्कल, इस सर्कल के अंदर नेस्ट है, ठीक है। अब अगर वो सर्कल आप कहीं और रख दो और उसके अंदर नेस्ट नहीं भी होगा ना, तो क्योंकि आर्ट ने उस सर्कल को एक स्टिमुलस बनाया था, नेविगेशन वो इस तरह से करेगी कि वो मार्क्स बना लेगी, ठीक है। जैसे हम लोग मार्क्स बना लेते हैं ना कहीं भी जाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह वो भी मार्क्स बना लेते हैं। तो ये उसके लिए एक मार्क था। अगर उसके अंदर नेस्ट नहीं भी होगा ना तब भी वो उसी तरफ जाएगी, चाहे आप नेस्ट कहीं और रख दो, ठीक है। उसने नेस्ट को स्टिमुलस नहीं बनाया था, उसने किस चीज को स्टिमुलस बनाया था, ये एनिमल्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली हो रहा है ना, ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर क्या होगा, उसको उसके पास एक सर्कल था जो कि उसके उसके लिए स्टिमुलस था। अब तीसरी एग्जांपल में उन्होंने क्या बताया, अब उन्होंने सर्कल हटा के उसको एक ट्रायंगुलर शेप दे दिया लेकिन उसके अंदर नेस्ट भी रख दिया। आंट के पास क्या स्टिमुलस था, वो सर्कल की शेप उसके पास स्टिमुलस थी। अब उन्होंने पत्थरों का सर्कल बना दिया, उसके अंदर कोई नेस्ट नहीं है, लेकिन आंट जो है वो किस चीज की तरफ नेविगेट करी है, वो उसी सर्कल की तरफ नेविगेट करी है जिस चीज को उसने अपना स्टिमुलस बनाया था। ऑल्दो कि वो जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट भी है, उनके अंदर नेस्ट भी है, लेकिन क्योंकि उसकी शेप चेंज हो गई तो उसके अकॉर्डिंगली उसका स्टिमुलस चेंज हो गया, ठीक है। तो आंट क्या करेगी, वो उसी सर्कल को एक मुद्दा बना के, उसी सर्कल को एक स्टिमुलस बना के तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी तरफ चली जाएगी, ठीक है। ये होता है इनका नेविगेशन। और नेविगेशन जो है उसके अंदर ये मार्क्स रख लेते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स जो है हमारे पास मार्क्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह एनिमल्स जो है वो भी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली नेविगेट करते हैं, ठीक हो गया। और लास्ट पे हमारे पास आखिरी टॉपिक है हमारा एनिमल ट्रेनिंग। एनिमल ट्रेनिंग जो होती है ना, ये ऑब्वियसली एनिमल्स जो है उनको ट्रेन किया जाता है उनकी बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग। जैसे बहुत सारे एनिमल्स जो है उन पे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। मैंने जब आप लोगों को चिंपैंजी की एग्जांपल दी थी, हैबिचुएशन में भी जब क्रोज की एग्जांपल दी थी, वो सारी चीजें जो है वो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनके एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंगली वो इनकी ट्रेनिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। जैसे आप लोगों ने कभी डॉल्फिन्स को देखा हो तो वो प्रॉपरली ट्रेंड होती हैं, ठीक है, कि उन्होंने किसी को नुकसान नहीं देना या उन्होंने फ्रेंडली बिहेव करना है, वो जिस भी तरह से उनकी सारी होती है वो सारी एनिमल ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। उसी तरह से जो पेट्स होते हैं उनको जब हम घरों में रखते हैं तो उनको प्रॉपरली ट्रेन करके रखते हैं कि उन्होंने किस किस तरह से किस घर में जो ह्यूमन बींग्स है उनके साथ रहना है, ठीक है। Today, animal behaviorists are found working for professional animal training services that specialize in behavior modification in pets, service animals, livestock, and other domestic animals. अब उनकी ट्रेनिंग किस किस तरह की है, सर्विस एंड कंपेनियन एनिमल ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, मिलिट्री एंड पुलिस वर्किंग डॉग ट्रेनर्स हैं जो मिलिट्री और पुलिस वालों के साथ होते हैं ना डॉग्स, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग हुई होती है। फिर जूस के अंदर भी उनको रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, एक्वेरियम्स, फार्म्स एंड बेंचेस। Because applied behavior analysis often stresses the importance of training taking place in animals' normal environment and under the normal conditions in which the animal will be working or living. यानी उनके जो एनिमल्स हैं उनकी किसी चीज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनको, लेकिन ये होता है कि उनको एक प्रॉपरली उन्हीं की जिंदगी की बेटरमेंट के लिए, उनके लिविंग के बेटरमेंट के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। ABAs working with animals can expect to spend a lot of time outdoors or in their clients home. तो इसके लिए क्या जरूरी होता है एनिमल ट्रेनिंग के लिए कि जिन भी बिहेवियरिस्ट जो हैं जिन्होंने उनको ट्रेन करना है, जो ट्रेनर्स हैं, उनको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा ताकि वो उनको देख कर सीख सकें, ठीक है। ये एक लर्न एनिमल बिहेवियर जो ट्रेनिंग होती है वो एनिमल्स का लर्निंग बिहेवियर, इट्स नॉट एन इनेट बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वो ये बातें बता रहे हैं कि जो बिहेवियर होता है ना, सबसे पहले उन्होंने क्या करना होता है ट्रेनिंग में कि उन्होंने एनालिसिस करना होता है उनके बिहेवियर का, ठीक है। डॉग्स का, कैट्स का, या कोई भी और पेट्स हैं या कोई भी और ऑर्गेनिज्म जिनको ट्रेन करने की जरूरत है, उनको वो क्या करेंगे कि वो उनके लिए एनालिसिस करेंगे। अब बिहेवियर के एनालिसिस किस तरह से हो सकता है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, एंटीसीडेंट, द प्रॉम्प्ट और इनिशियल सिचुएशन। इनिशियल सिचुएशन क्या होगी, अगर आपने किसी डॉग को ट्रेन करना है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी तरफ ट्रेनर जो है वो एक बॉल उसकी तरफ थ्रो कर रहा है,
ठीक है। और वो उसके बिहेवियर को एनालाइज करेगा कि डॉग जो है वो किस तर्ज का है, कि उसको किस तरह से ट्रेन किया जाए। क्योंकि जिस तरह से ह्यूमन बींग्स की ट्रेनिंग होती है ना, ह्यूमन बींग्स जो है उनको अगर साइकोथेरेपी दी जा रही है, तो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, उसको पूरी तरह से रीड करेगा, उसके बिहेवियर को एनालाइज करेगा कि इसका बिहेवियर, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म, हर ह्यूमन बीइंग भी अलग बिहेव करता है किसी भी चीज के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। तो उनके बिहेवियर्स क्योंकि अलग हैं, तो उनके बिहेवियर की एनालिसिस करनी पड़ेगी, और जिस तरह से एनालिसिस होगी उनके अकॉर्डिंगली, जिस तरह के बिहेवियर होंगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेनर क्या करे, इनिशियल सिचुएशन है कि ट्रेनर ने क्या किया, ट्रेनर माइट थ्रो अ बॉल फॉर अ डॉग, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, बिहेवियर, ऑब्वियसली अगर उसने एक बॉल थ्रो की है तो वो एक स्टिमुलस था। अब डॉग को वो देखेगा कि डॉग उसमें बिहेवियर किस तरह का शो कर रहा है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, हर स्टिमुलस का कोई ना कोई रिस्पॉन्स होता है। तो स्टिमुलस क्योंकि उसने उसको बॉल दी, तो आगे से वो रिस्पॉन्स क्या चेक करेगा कि जो डॉग है वो उसको बॉल को फेच कर लेगा, उसको पकड़ लेगा जाके, या फिर वो ये भी कर सकता है कि वो उसको किक कर दे पाँव से, या ये भी कर सकता है वो उसको वापस उसी ट्रेनर की तरफ ही किक कर दे। हर तरह से बिहेवियर हो सकता है ना, हर तरह से रिस्पॉन्स हो सकता है, हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंटली। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डॉग को किया फिर दूसरे को, तीसरे को, और दुनिया के सारे डॉग्स जो है वो एक ही काम करेंगे। बिहेवियर्स भी डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और उसका कॉन्सिक्वेंस फिर वो चेक करेगा। कॉन्सिक्वेंस कैसे चेक करेगा, कि उस बिहेवियर के साथ कुछ किसी चीज को एसोसिएट कर देगा, ठीक है। कि अगर वो उस डॉग के साथ खेल रहा है, शुरू शुरू में तो वो ये करेगा ना कि बॉल को थ्रो करेगा, वो देखेगा वो डॉग क्या कर रहा है, अगर वो, तो वो डॉग अपने हाथ से उसको पकड़ लेता है, वो फिर से यही काम करता है, फिर से बहुत मैनी टाइम्स अगर वो यही करता है, तो उनके लिए वो एक प्ले बिहेवियर बन जाएगा, ठीक है। ये डॉग की ट्रेनिंग भी हो रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ उसके इंजॉय भी कर रहा है। फिर क्या होगा कि वो जो ट्रेनर है वो उस बिहेवियर के साथ, उसके रिस्पॉन्स के साथ किसी चीज को एसोसिएट कर देगा। वो किस चीज को एसोसिएट कर सकता है, किसी भी इफेक्टिव चीज को जो कि डॉग को पसंद हो, उसको कोई खाना भी मिल सकता है उसके लिए, या कोई भी चीज, जैसे हम लोगों ने बिहेवियर्स में भी, लर्निंग बिहेवियर्स में, इननेट बिहेवियर्स में पढ़ा था कि एक चीज को, एक स्टिमुलस को अगर दूसरे स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर दिया जाए ना, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज्यादा जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर आप उसको बेल बजाते हो, और बेल उसका स्टिमुलस है, और बेल बजाने पे अगर आप उसको खाना देते हो, तो बेल उसके लिए एक स्टिमुलस है, जिसके लिए उसके साथ एक एसोसिएट कर दिया गया खाना। खाना एक, कह लें कि एक रिवॉर्ड है उसके लिए, ठीक है। तो वो दोनों स्टिमुलस को इकट्ठे रिस्पॉन्स कर रहा है। वो एक बेल के बजने पे जब वो रिस्पॉन्स करेगा तो वो फौरन एक्टिव हो जाएगा कि हाँ उसको अब खाना मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि बेल बजाते हो, पहले एक दफा उसको खाना दिया, और फिर दूसरी तीसरी दफा आप ऐसा नहीं करते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्टिमुलस को इग्नोर करना शुरू कर देता है। जैसे हम लोगों ने हैबिचुएशन में पढ़ा था कि स्टिमुलस जो है वो जब उनको लगता है कि उनके काम का नहीं रहा, तो वो उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वो उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेगा। फिर क्या होगा, जो ट्रेनिंग है ना उसमें बेसिक प्रोसेसेस वो बता रहे हैं कि ट्रेनिंग में क्या क्या हो सकता है। सेंसिटाइजेशन हो सकती है, और स्टिमुलस कंट्रोल, और चेनिंग हो सकती है, ठीक है। अब ट्रेनर्स क्या करते हैं, वो बेसिक प्रोसेसेस जो है ना वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, पहला हमारे पास जो प्रोसेस है वो है सेंसिटाइजेशन या डिसेंसिटाइजेशन। Using repetitive exposure and reinforcement to condition an animal to an environmental condition such as loud noises which had been causing discomfort, or to create a sensitivity to conditions to be avoided. अब वो क्या करेंगे, इसमें टेक्निक्स को प्रोवाइड करते हैं, प्रोसेसेस जो है वो बेसिक प्रोसेस अप्लाई करते हैं ट्रेनर्स पे। किस चीज के लिए, सेंसिटाइजेशन और डिसेंसिटाइजेशन। वो ऑर्गेनिजम्स को चेक करते हैं कि किस चीज के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एनिमल्स जो है, आप उनके सामने बहुत ऊंची आवाज में अगर डेक लगा दें या कुछ इस तरह का वॉइसेस नॉइज लगा दें, तो वो क्या होगा, वो
उससे देखना ये है कि उससे डिस्कम्फर्ट होते हैं या वो उसके लिए भी ठीक है, वो कंफर्टेबल है कि हाँ ठीक है लगे भी रहे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो सेंसिटाइजेशन और ये वाले प्रोसेस उन पे अप्लाई करते हैं, उन पे टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो फिर वो उनको पता चल जाता है कि ये किस तरह से बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद है स्टिमुलस कंट्रोल, creating associations between positive reinforcement and described behaviors such as training drug sniffing dogs to sit when certain chemical signatures are smelled. अब वो क्या करेंगे, दूसरा स्टिमुलस कंट्रोल, कि कोई स्टिमुलस उनको देंगे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि आप उनको कोई भी उनकी पसंद की चीज दे रहे हो, ठीक है, और उनका बिहेवियर चेक कर रहे हो कि वो उस चीज को किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर वो कह रहे हैं ड्रग स्निफिंग जो डॉग्स होते हैं, आप उनको उनको ये सिखाया गया होता है कि उन्होंने उनको जब स्पेसिफिक केमिकल मिलेगा तो उन्होंने बैठ जाना है, या वो जो केमिकल्स हैं वो उनके बिहेवियर्स को कंट्रोल करने लगते हैं फिर, ठीक है। तो ये स्टिमुलस का एक कंट्रोल होता है। फिर चेनिंग है, जैसे उनको चेन लगाकर जब रखते हैं, तो सीरीज ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्सेज यूज टू हेल्प शेप मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप उनको अपने साथ साथ रखते हो तो उसके अकॉर्डिंगली वो ज्यादा जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे एनिमल ट्रेनिंग, और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था एनिमल बिहेवियर का, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। इनमें कोई अगर एक आधा टॉपिक हमसे मिस हो गया होगा तो वो हम लोग इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और कल की क्लास में हम लोग इसको फाइनल एक टच दे देंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई, किसी को कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, और फिर आई थिंक कल हम लोगों का लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह इसका एनिमल बिहेवियर का, ठीक है। तो इसके जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, वहां से आप लोग ले लीजिएगा, और पीछे वाले जितने भी नोट्स हैं अभी तक के एनिमल बिहेवियर का, उसका एक अलग से आप लोग फोल्डर बना लें, ताकि आप लोगों को पता हो कि एनिमल बिहेवियर के जितने भी नोट्स हैं वो तरतीब से उसमें रख लें, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग उसको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते जाइएगा, ठीक है। और इसको साथ साथ कर लें तो ही आप लोगों के लिए बेहतर है, वरना पेपर्स में जाके काफी ज्यादा बर्डन हो जाता है अगर आप वन नाइट स्टडी करते हो, ठीक है। तो एंड मेक श्योर कि आप सब लोग ये रिकॉर्डिंग लाजमी सुन लें, ठीक है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज।